जैसा कि हमने राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिस्टर राजा राम मोहन रॉय's इकोनॉमिक जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, या वो आर्थिक विचारों को लेकर किस प्रकार की धारणा रखते थे, या भारत की आर्थिक व्यवस्था में या अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों में से किन किन परिवर्तनों का समर्थन किया गया उनके द्वारा, और किस प्रकार की आर्थिक नीतियों का उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं अपने इस क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो योगदान दिया गया है भारतीय राजनीति में समझ लीजिए, या सामाजिक व्यवस्था में समझ लीजिए, या किसी प्रकार के राजनीतिक विचारों को लेकर हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अहम योगदान था वो सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव वो लाना चाह रहे थे, या धार्मिक सुधारों को लेकर जो वो बदलाव लाना चाहते थे, उनकी चर्चा हम पहले क्लास में कर चुके हैं। हम अब जो उनका विषय ले रहे हैं, आर्थिक जो उनकी धारणाएं जो या उनकी नीतियां हैं, उनके लिए ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय प्रसिद्ध नहीं हैं। उनकी कई नीतियों का भारत में भारतीयों के द्वारा भी विरोध किया गया था, बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया गया था। क्योंकि देखो, जिस तरह का व्यक्तित्व राजा राम मोहन रॉय का रहा है, तो उनको समझना या उनके बारे में किसी अवधारणा का निश्चय कर लेना आसान काम नहीं है। एक उदारवादी जो व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा आने वाली परिस्थितियों में छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहता है, और बड़े से बड़े वर्ग के बीच में भी वो संतुलन स्थापित करना चाहता है। तो जब वो दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो जो छोटे समूह के लोग हैं या संख्या में जो सीमित हैं, या जिनकी जानकारी या क्षमताएं जो हैं वो कम हैं, वो मानते हैं कि ये व्यक्ति है जो बड़े वर्ग को, धनी वर्ग को, उच्च वर्ग को या ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन कर रहा है। और वहीं ब्रिटिश प्रशासन जब वही व्यक्ति निम्न वर्ग के लिए या ब्रिटिश सरकार की आलोचना ही कर रहा होता है, तब उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी तरह से भारत में अंग्रेजों के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, क्योंकि भारत उस समय इतना शिक्षित नहीं था, या भारत के विषय में इतना एजुकेशनली डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या भारतीय जो हैं उनमें एक वर्ग था, एक बहुत बड़ा वर्ग था जो परंपराओं से जुड़ा हुआ था, जो वेदों की संस्कृति पर आधारित था, या पश्चिमी सभ्यता को बुरी मानता था, गलत मानता था। तो जब इस तरह का जो घालमेल कहते हैं, या इस तरह का जो संघर्ष है विचारधाराओं को लेकर, उस संघर्ष के मध्य संतुलन बनाने के लिए राजा राम को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो हम बात कर रहे हैं इनके आर्थिक विचारों को लेकर। आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे हम, तो ये ध्यान रखें आप। समझने की जो बात है वो व्यक्ति जो राजा राम मोहन राय हैं, देखें, सबसे बड़ी बात है कि पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते। पूंजीवाद का इनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया, और न ही समाजवाद का। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही व्यवस्थाओं में कमी रही है, दोनों ही व्यवस्थाएं
भारत में समान रूप से लागू नहीं हो सकती थी। पूरे भारत में भारत की जो भौगोलिक और जो आर्थिक और जो सामाजिक और जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं हैं इनमें आपस में भी संघर्ष होता रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में तो संगठित रहे हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच की जो ज़मीन है या जो एरिया है वहाँ उस आधार पर तो संगठित हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद इतने अत्यधिक हैं कि संपूर्ण भारत में एक शासन व्यवस्था को लागू किया जाना बेहद मुश्किल कार्य था। तो इसी तरह एक विचारधारा को लेकर भी भारत में आम सहमति नहीं बन सकती थी, या भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकती थी। इसलिए उसमें डिफरेंसेज हैं या समय या स्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन किए गए हैं। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा दोनों विचारधाराओं में के आधार पर एक मिश्रित व्यवस्था का समर्थन किया गया। यानी जिन जिन परिस्थितियों में जो जो चीज़ें अनुपयुक्त थी उनको हटाते जाएंगे और जो जो चीज़ें हमारे लिए उपयुक्त थी उन चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं, समर्थन करने वाले। जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ संपत्ति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो विचार ये दे रहे हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। इसी कारण 1857 की क्रांति का आधार बना। 1857 की क्रांति में जो व्यवस्था की गई थी कि उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत अगर किसी राजा की वैध संतान नहीं होगी तो उस राजा की संपत्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण में ले लिया जाएगा। ये कानून बना दिया उन्होंने पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर। तो इसी से मिलते जुलते जितने भी थे या अव्यवस्था के नाम पर प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेगी। यानी दो तरीके ऐसे हुए जिनके आधार पर भारतीयों की जो संपत्ति थी या भारतीयों का जो प्रशासन था या भारतीयों के माध्यम से जो सत्ता चलाई जा रही थी, संचालित थी, उस सत्ता को हड़पने के लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया कि जिस राजा की वैध संतान नहीं होगी दत्तक पुत्र मान्य नहीं होंगे। यानी वो राजा जब तक है तभी तक उसका प्रशासन होगा, उसका राज्य कहलाएगा। जैसे उसकी मृत्यु होगी तो वह गोद नहीं ले सकेगा और गोद लिए जाने की स्थिति में भी वह प्रशासन जो है राजा के हाथ से निकल जाएगा। तो इस बात का विरोध करते थे राजा राम मोहन राय। सीधी सी बात है, भारतीय संस्कृति में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जबकि भारतीय संस्कृति में तो अगर पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र लिया जा सकता है, गोद लेने की परंपरा थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया और राज्यों को, संपत्ति को हड़पने का जो एक नया तरीका ढूंढ निकाला, एक ऐसा तरीका जो कि भारतीयों को पसंद नहीं आ रहा था। और राजा राम मोहन राय निरंतर इस बात का विरोध कर रहे थे। देखें आप, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में रहते हुए भी समाजवादी, साम्यवादी या पूंजीवादी विचारों के प्रभाव में नहीं आए। इंग्लैंड में तो मुख्यतः उन्हें इस विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे एक विद्वान व्यक्ति थे तो वे संपूर्ण विश्व की जानकारी रखते थे। तो भी ऐसा रहा कि उन्होंने किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। और भारत में आज भी आप किसी विचारधारा को स्पष्ट तौर से मान्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं।
तात्कालिक आर्थिक सुधारों की मांग की। जो कि ज़्यादा प्रचलित थे या जो ज़्यादा कठोर नियम थे, ऐसे नियमों के संदर्भ में वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर वो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं तो अंग्रेजी जो व्यवस्था है वो उनका विरोध करने लगती है, या समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो भारत में या भारतीयों के द्वारा भी क्या होने लगता है, विरोध हो सकता है। क्योंकि भारत आज भी आप देखिए, आज भी भारत में ये पार्टी है, ठीक है, मार्क्सवादी, ठीक है, एक है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, (1964) में बनी, ये 1925 में। यानी भारत में आज भी जब मार्क्सवाद इतना प्रभावी रूप में है, दक्षिण में वामपंथ कहते हैं इनको, बंगाल, केरल, यहाँ आज भी इनका प्रशासन है और इनकी अपनी एक आर्थिक नीति होती है, एक आर्थिक अवधारणाएं होती हैं जिसके आधार पर ये आर्थिक नीतियों का पालन करना चाहते हैं। वहीं आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ आपको पूंजीवाद के दर्शन भी हो जाएंगे मुंबई में, और बाकी महाराष्ट्र में आपको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी दिखाई देगी। भारत आज भी कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर मार्क्सवाद के विचार कभी भी संचालित नहीं होंगे या मान्यता प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन इन विचारों को लेकर जिस तरह का डिवाइडेशन है तो वो आज ही नहीं है, ये उस समय भी था जब भारत अंग्रेजों के अंतर्गत प्रशासन कर रहे थे। यानी उनका सीधा सीधा सा जो उद्देश्य था वो इतना ही था, राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक सुधारों या आर्थिक विचारों का मुख्य बिंदु जो गरीब हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का जीवन स्तर सुधरे। वो रईस अमीरपति नहीं हो, ऐसा नहीं है, बस उनका जीवन स्तर क्या हो जाए, सुधर जाए। ठीक है, तो ये इनकी मानसिकता है। इसके लिए जो आवश्यक होगा, जिस तरह के विचार आवश्यक होंगे, उन विचारों का पालन करना चाह रहे हैं। अब देखो, हमारे विचारधारा में तो इतना डिफरेंस हो सकता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर किसानों को उनके गन्ने की कीमत ज़्यादा दी जाएगी तो वही कहीं ना कहीं वो दाम चीनी के रूप में बढ़ जाएगा। अब वहाँ बढ़ जाएगा तो जो बहुसंख्यक वर्ग है जिसके पास आवश्यकता सभी को पड़ती है, तो अगर गन्ने के दाम बढ़ेंगे तो जो चीनी बनती थी उसके दाम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वो बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली उन लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा जो बड़ी संख्या में चीनी का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ इस तरह का जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटे, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण भी आर्थिक विकास को करना एक बड़ा ही मुश्किल या झंझट भरा काम था। ठीक है, तो फिर भी हम देखते हैं, पहला जो विचार है उसकी चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखें आप। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करेंगे और इस व्यक्तिगत संपत्ति को पहले आप समझ लें। व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है? निजी, आपकी जो पर्सनल अर्निंग्स होती हैं
उन पर्सनल अर्निंग्स को आप व्यक्तिगत संपत्ति के अंतर्गत रख सकते हैं। अब व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया, जो आपने स्वयं पराक्रम करके, पराक्रम का मेरा तात्पर्य है मेहनत करके आपने जो अर्न की है। पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने जो आपने खुद के हार्ड वर्क से जो संपत्ति कमाते हैं आप, उस संपत्ति की बात हो रही है। वो आपकी मेहनत का परिणाम है, तो उस पर सबसे ज़्यादा या सबसे पहला जो राइट है वो आपका माना जाएगा। एक लेख लिखा है, वो देख लें आप। पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, ठीक है। पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, ये लेख लिखा गया था मिस्टर राजा राममोहन रॉय के द्वारा। किसने लिखा ये लेख? राजा राममोहन रॉय ने। अभी मैंने आपको बताया पैतृक संपत्ति तो आप समझ ही गए। पैतृक संपत्ति का मीनिंग हो गया जो आपको वंशानुगत आधार पर मिलती है अपने पिता से, और उनको मिली थी अपने पिता से, और उनको भी मिली थी अपने पिता से। तो इस तरह की जो संपत्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी पैतृक संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति में काउंट हो जाती है वो निजी जो संपत्ति होती है उसके माध्यम से, और दूसरी संपत्ति कौन सी होती है? जो आपने अर्न की होती है। तो राजा राममोहन राय कह रहे हैं कि दोनों पर ही उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए जिसको वंशानुगत आधार पर मिली है, तो वह भी उसका ही संपत्ति के अंतर्गत आनी चाहिए, और जो उसने अर्न की है वह संपत्ति भी उसके आधार पर उसको प्राप्त होनी चाहिए। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम पर अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकार का नियम, जो पैतृक संपत्ति है उसका संबंध इससे जुड़ा हुआ के द्वारा उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन किया गया। जब भी किया उन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार अव्यवस्था या सुरक्षा के नाम पर, अव्यवस्था या संबंधित राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर भी अपने राज्य में मिला लेती थी। या इस तरह की नीतियां बनाना प्रारंभ कर दी थी। अब यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश कंपनी की बात करें हम यहाँ पर, क्योंकि 1858 में आया था सरकार का राज, तो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में। तो ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी? अव्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर उन राज्यों में हस्तक्षेप करती थी, या उन राज्यों के जो उत्तराधिकार संबंधी जो नियम हैं उनमें परिवर्तन करने की कोशिश करती थी, या उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के राइट को वो नकार देती थी, उसका समर्थन नहीं करती थी। इसका परिणाम क्या रहा कि जो भारतीय की जो संपत्ति थी मैक्सिमम, वह अंग्रेजों ने अपने आप में या अपने अंतर्गत लाने का उन्होंने क्या किया?
प्रयोग किया या प्रस्ताव किया। इस प्रकार की संपत्ति हड़प नीति जो थी, इस प्रकार भारतीयों को संपत्ति से वंचित किया जाना संपत्ति से वंचित किया जाना राजा राममोहन रॉय समर्थन नहीं करते थे। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। राजा राममोहन रॉय समर्थन नहीं करते थे। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप मानेंगे हम ही नहीं, अंग्रेजों की मानसिकता शुरू से ऐसी रही है। उनका मेकियावली का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लेना, आज पहली बार या आगे भी सुनते रहेंगे आप थर्ड ईयर में। तो मेकियावली क्या कहता था कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, लेकिन अब उनकी सोच बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप अपने ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ब्रिटिश का फॉरेनर जो हैं, ब्रिटिश कह दें या अन्य जर्मनी के कह दें, इटली के कह दें, जो भी हैं फॉरेनर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनमें से एक नाम आता है मेकियावली का। मेकियावली कहता है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, लेकिन वह उसके आर्थिक नुकसान करने वाले या उसके ऋण को लेकर भूलने वाले या उसके धन का नुकसान करने वाले व्यक्ति को कभी भी भूलता नहीं है। तो ऐसी ही कुछ बात यहाँ पर हो रही है कि, और आपको पता है कि क्रांति जब शुरू हुई थी तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी आधार पर क्रांति की थी। व्यक्ति अपने आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। अगर कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन करता है या उनको छीनने की कोशिश करता है या उसमें कमी करने का भी प्रयास करता है तो विद्रोह होता है, और ज़बरदस्त विद्रोह होता है या ज़बरदस्त क्रांति होती है। आगे देखें आप, इसमें ये ऐसे करेंगे, ब्रिटिश राज्य भी नहीं तो राज्य के द्वारा भी संपत्ति, राज्य के द्वारा भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, और देखें आप, वो स्त्री और पुरुष दोनों को संपत्ति में बराबर का हकदार मानते थे। राजा राममोहन राय स्त्री व पुरुष दोनों को संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार या अंशधारी मानते थे। ये जो विचार हैं, ये विचार ही उनको क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाते हैं, हिस्सेदार मानते थे। ठीक है ना, यानी उनके अनुसार सारे लोग क्या हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उसे संपत्ति की आवश्यकता हो या नहीं हो, लेकिन उन्हें इस संपत्ति के अधिकार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इतना ही धारणा है उनकी। देखें एक बार, दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन नहीं करते थे जो कि उस समय प्रचलित थी, पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद हो जाए। इन्होंने किसी भी तरह की इस विचारधारा का समर्थन नहीं किया जो व्यक्ति के आर्थिक हितों में हस्तक्षेप करती हो। ठीक है ना,
ये भी लिख लें आप, आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते थे। इनके द्वारा आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना। आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप ठीक है। और ये मूल तत्व था, अगर आप किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति को कंट्रोल करेंगे तो आप वहाँ की गरीबी को और बढ़ाएंगे ही, ऐसा मानते थे। इसलिए वो कहते थे कि ये फील्ड जो है वो फ्री रहना चाहिए। व्यक्ति को उसकी संपत्ति का मेंटेन कैसे करना है उसको उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। राज्य को कर के रूप में संपत्ति पर कुछ राशि तो ली जानी चाहिए, लेकिन संपूर्ण राशि को हड़पना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। ये ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बताया, इनका मुख्य उद्देश्य था कि गरीब या निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने कुछ विचार दिए हैं। तो व्यक्तिगत संपत्ति में जो थी पैतृक संपत्ति पर लेख, ठीक है, ये लेख लिखा उन्होंने। ठीक है, और इसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती थी या हड़प नीति के माध्यम से राज्यों को हड़प लिया जाता था, जैसे सतारा अवध जो ये राज्य थे, इनको हड़पने की नीति जो बाद में लागू हुई उसका इन्होंने प्रारंभ से ही क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और इस प्रकार के विरोध को अंग्रेजी सत्ता के समक्ष रखते हुए उनमें परिवर्तन करने की मांग की। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, राज्य की मानी जाती है। साम्यवाद में किसकी मानी जाती है संपत्ति, राज्य की है। संपूर्ण संपत्ति जो है वो राज्य उत्पादनकर्ताओं का कोई बड़ा हित या बड़ा कोई भाग उसमें मान्य नहीं होता था। राज्य की दया पर निर्भर करते थे या संपत्ति को डिवाइड करते थे बराबर बराबर। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करते थे। स्त्री पुरुष दोनों को संपत्ति में बराबर का हकदार मानते थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यही कहा है कि दोनों व्यक्ति बराबर के हिस्सेदार होते हैं संपत्ति में। शादी के बाद भी लड़की का हक है उसके पिता के संपत्ति में बराबर की वो हिस्सेदार है। ठीक है, आगे चले। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है आर्थिक विचारों के अंतर्गत भू प्रबंधन, जो हमने पहले भी देखा था। भू प्रबंधन के प्रति विचार, मैंने आपको पहले बताया कि भारत में क्या है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है। जब वर्षा आ जाएगी अच्छी तो उत्पादन भरपूर होगा, उत्पादन भरपूर होगा तो उसके अनुसार लगान की मात्रा भी ज़्यादा जाएगी, लगान भी ज़्यादा दिया जाएगा। अब अंग्रेज इतने धूर्त हैं, इतने दुष्ट थे कि वे लगान उस वर्ष के आधार पर निर्धारित करते थे जिस वर्ष उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो, और उसके आधार पर भू प्रबंधन करने की वजह से क्या होता था कि जिस वर्ष वर्षा कम होती थी या उत्पादन कम होता था तो भी भारतीय किसानों को उत्पादन के से भी ज़्यादा, कई बार उत्पादन की जो मात्रा है उसके आधार पर टैक्स निर्धारित करने की बजाय
वो जो पुरानी पद्धति थी या पुराना जो निर्धारण किया गया था उसके आधार पर भारतीयों से कर वसूल किया जाता था। तो वह कर अत्यधिक मात्रा में होता था जिनसे भारतीयों की जो गरीब व्यवस्था थी या जो गरीबी थी उसमें निरंतर विस्तार हो रहा था, उसमें निरंतर वृद्धि होती थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस बात का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक भू प्रबंधन की एक स्थिर नीति का आप क्या करिए, प्रबंधन कीजिए। देखिए, भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है। ठीक है, कृषि वर्षा पर आधारित रही है। और इस कारण ठीक है, इस कारण उत्पादन की मात्रा में भी प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों की जो कृषि नीति थी वह मांग आधारित थी। मतलब अभी देखते हैं, आप देखिए कृषि मांग आधारित मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो संपूर्ण दुनिया विश्व में उनका प्रशासन था, तो उनके लिए तो मार्केट की कोई कमी नहीं थी। भारत के अलावा भी विश्व के, आपको पता ही है, उनके लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के प्रशासन में या राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। तो उन्हें जहाँ भी मांग होती थी उनके सामान की, उसके अनुसार ही कृषि उत्पादनों की आवश्यकता पड़ती थी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो निरंतर अपने भू प्रबंधन में या उनकी जो उत्पादन नीति है उसमें निरंतर परिवर्तन करते रहते थे। जहाँ जब जैसी मांग आ जाती थी वैसी ही वो अंग्रेज किसानों को उस मांग के अनुसार उपजाने का आदेश देते थे। कहीं पर नील की डिमांड होती थी, कहीं कपास की, कहीं पर रेशम की, कहीं पर किसी और की, कहीं पर किसी और चीज़ की। तो अब किसानों को असमंजस रहता था कि इस बार क्या उत्पादन करने का आदेश आ जाए या किस फसल का उत्पादन करने का ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबाव डाला जाए। तो ऐसी स्थिति में वह निरंतर इस बात से चिंतित रहते थे कि उत्पादन किस चीज़ का किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य की भूमि को संपूर्ण भूमि, अब चाहे उसमें कैसी भी भूमि हो, कृषि भूमि हो, चाहे खनन हो, चाहे कोई और, संपूर्ण भूमि को राज्य की संपत्ति माना जाता था। यानी उससे जो भी उत्पादन होगा वो उत्पादन किसका उत्पादन माना जाएगा? राज्य का। उस भूमि से होने वाला
उत्पादन राज्य का माना जाता था। जबकि पूर्व में, जबकि इससे पूर्व यानी अंग्रेजों के आने से पूर्व भूमि कृषक की मानी जाती थी। जिसका लगान किसान जरूर चुकाता था। अब अंग्रेजों, चाहे वो मुगल काल तक यही व्यवस्था रही, मुगलों के आने तक रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, यही व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन चूंकि अंग्रेज तो व्यापारी थे, तो इन्हें तो यहाँ पर भारत में नहीं रहना था, पहले ही फिक्स कर रखा था। इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है कि भारतीयों को इससे कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, भारतीय प्रजा इससे परेशान है या नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जमीन पर, उन्होंने भूमि पर किसानों के, कृषकों के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की, अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी अंग्रेज कहेंगे उन्हें वही बोना पड़ेगा। वे अपनी मर्जी से अपनी भूमि पर क्या नहीं कर सकते थे, कृषि कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना की बात थी कि जिसकी भूमि या जो उस भूमि पर कृषि कार्य करेगा या अपने शरीर या अपना पसीना बहाएगा, अपने शरीर को तोड़ेगा जिस भूमि के ऊपर निर्माण कार्य का उत्पादन कार्य करने के लिए, उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वह क्या बोना है और क्या नहीं बोना है इसका डिसीजन कर सके। ठीक है, तो उस डिसीजन के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, या थोड़ी सी उन्हें किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वह नेगेटिव हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कीजिए। ठीक है ना, इस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कीजिए। अतः राजा जी ने एक निश्चित भूप्रबंधन की मांग की। हालांकि ये मांग मानी ही नहीं गई, आगे भी इस मांग में इसी तरह का दिक्कत रही। आगे चलते हैं। दूसरा जो था, तीसरा, जमींदारी जो प्रथा है उसकी समाप्ति। जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण।
ठीक है। अब आप देखिए जमींदार कौन होता है, जिसको एक बार ज़मीन मिल गई उसकी ज़मीन हो गई वो हमेशा के लिए, और वह डिसाइड करता था कि किसको कितना लगान देना है, कौन कितने लगान के अंतर्गत आएगा। अब ये दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक तो क्या होता था, देखिए मैं बताऊं आपको, एक में तो क्या होता था कि लगान फिक्स कर दिया जाता था कि इस भूमि पर या इस गांव में इतना लगान हमारे पास आना चाहिए। तो वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता था, जिसको जमींदार कहते थे, या जिसके नियंत्रण में वहाँ की राजस्व को एकत्रित करने की जो व्यवस्था दी गई थी, उसके अंतर्गत ये किया गया कि वह प्रशासक या अंग्रेज सरकार क्या है कि डायरेक्ट उस व्यक्ति से ही पूरा लगान ले लेगी और उसे राइट दे देगी कि अब वह वहाँ के जो किसान है या प्रजा है उससे अपने मनानुसार अपने कर का निर्धारण करे और उनको प्रजा से वसूल कर ले। एक तरीका ये होता था कि सीधा गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के किसानों से क्या लिया जाए, लोन ऋण जो राजस्व है उसकी या लगान की वसूली की जाए। ठीक है, यानी वहाँ पर जमींदार व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के चक्कर में तीसरी जो व्यवस्था है, एक व्यवस्था और थी कि उस जमींदार के माध्यम से उनकी वसूली की जाए। एक थी कि जमींदार से तो ले ले वो और फिर जमींदार उनसे वसूली करे। एक थी कि डायरेक्ट प्रजा से वसूल कर ली जाए। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट जो अच्छी थी वो यही थी कि प्रजा से डायरेक्ट ली जाए, तो प्रजा के दुखों से या प्रजा की आवश्यकताओं से भी सरकार को पता रहेगा। एक तो ये तरीका होता। लेकिन अब जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि उस जमींदार से तो अंग्रेज ले लेते थे टैक्स। अब अंग्रेजों को देने के बाद उसे इतनी छूट मिल जाती थी कि वह मनचाहा लगान उन अपने क्षेत्र के निवासियों या प्रजा से वसूल कर सके। तो उसको एक तरह से तानाशाही या मनमानी चलती थी उसकी। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रकार की व्यवस्था को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार द्वारा मनचाहा लगान वसूलने की छूट मिल गई थी। राजा राम मोहन रॉय पूर्णतः इस व्यवस्था का समापन नहीं चाहते थे। व्यवस्था का समापन नहीं चाहते थे। आप समझ गए होंगे, क्योंकि भारत में व्यवस्था है ही नहीं, संपूर्ण भारत में समाप्त हो ही नहीं सकती थी। और जमींदारों ने सबने ही खराब काम किया हो ऐसा नहीं था। कुछ जमींदार अच्छे भी थे, उन्होंने हर प्रकार से सरकार के माध्यम से सरकार का भी हित रखा और प्रजा के हितों का भी समर्थन किया, या दोनों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया। लेकिन ज़्यादातर जगह दिक्कत कब आती थी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पाता था या बारिश किसी वर्ष अच्छी नहीं होती थी, तब ऐसी स्थिति में दिक्कत हो जाती थी, समस्याएं उत्पन्न होती थी। क्योंकि जमींदार को लगान की दर निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। वसूल भी वही करेगा और दर भी निश्चित जमींदार ही करेगा। दर निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। मनचाहा अधिकार था।
ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय ने इस बात का विरोध किया। अब आप समझ गए होंगे कि सुधारवादी दृष्टिकोण का लाना है, दर निश्चित करने की जो मनचाही छूट थी या दर निश्चित करने का जो अधिकार था, उस अधिकार को निश्चित करना चाहते हैं वो। अनिश्चित से क्या अनिश्चित की स्थिति में क्या करना चाहते हैं, मनचाही दर लगाने के बजाय एक निश्चित दर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दी जाए, ताकि वह जो प्रजा है उस प्रजा को ये ध्यान रहे कि कितना कर और कैसा कर या कितनी संख्या में उसे कर चुकाना है। अन्यथा वो जो जमींदार हैं वे अनावश्यक करों की भी वसूली किससे कर सकते हैं, इस प्रजा से कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तो एकमात्र क्या है, अपने धन को या अपने द्वारा दी गई जमीन लगान को जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना। ऐसी व्यवस्था करने के लिए ये कह रहे हैं। इसके अलावा कृषि लगान को भी कम किया जाना चाहिए। एक निश्चित सीमा में लगान वसूल किए जाने का समर्थन करते थे। लगान वसूल किए जाने का समर्थन करते थे। देखो, एक बड़ी बातें नहीं है उस समय की। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही थी, एक तो बारिश यानी सिंचाई, और एक दूसरा लगान की दर का क्या होना, अत्यधिक भारी भरकम होना, जिससे क्या होता था कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे कि लगान दें या अपने खाने के लिए उसको रखें। राजा राम मोहन रॉय कृषि लगान के साथ साथ प्रशासनिक व्यय को कम करने का सुझाव भी देते थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो भारत में यही थी कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, प्रशासनिक कार्य, उन कार्यों पर अत्यधिक धन खर्च हो रहा है और उसका बोझ कृषि पर ज़्यादा आता था, या भारतीयों पर राजस्व के रूप में उसकी मात्रा क्या कर दी जाती थी, बढ़ा दी जाती थी। और भारत की व्यवस्था जो है कृषि आधारित है, तो कृषि में तो अत्यधिक सुधार होने ही चाहिए थे। आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो चौथा बिंदु है वो है विदेशी निवेश का समर्थन किया जाना। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा थोड़ा हो जाता है। यानी यहाँ पर आप समझ के लगान की दर कम हो, लगान की वसूली कठोर तरीके से नहीं की जाए। जैसे आपको पता है ना कि अगर आज आपने कोई गाड़ी लोन पर ली है और वो लोन अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको कहाँ, रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। वो कहाँ पकड़ लेते हैं, रास्ते में, और वो आपको उतार देते हैं और गाड़ी लेकर चंपत हो जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने जहाँ भी उनको गाड़ी जमा करानी थी वहाँ पहुँच जाते हैं, एक भी किस्त ड्यू रहने पर। तो ऐसे वो कितनी कठोर नीति हो गई। कोरोना काल में तो शायद थोड़ी छूट मिलती होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे वो भी कहते थे कि ये जो लगान है इसकी जो दर है, एक तो पहले उसको निश्चित कर दिया जाए, फ्लेक्सिबल रखा जाए, और जमींदार को ये अधिकार नहीं दिया जाए कि वह कर की मात्रा को वसूल करने के लिए ज़्यादा कठोर नीति का पालन करे। परिस्थितियों के अनुसार जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं या किसी अन्य प्रकार की व्यक्तिगत समस्याएं हो जाती हैं, तो ऐसे मामलों में कृषि कर या लगान की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, यानी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। यहाँ लिख लें एक और,
अर्थात कठोर न हो। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो पढ़े लिखे के तरीके से ही वो ये काम करेंगे। ठीक है, चले आगे। हमारा जो चौथा बिंदु है लास्ट, वो है विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन या विदेशी निवेश का समर्थन। आप भी आज कभी कभी बीच बीच में आप सुन लेते होंगे कि स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। स्वदेशी वस्तुएं अपने आप में किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अगर आप किसी पतंजलि का भी यही नारा है, पतंजलि वाला कहता है कि देश की पूंजी को विदेश जाने से बचाओ या देश की मुद्रा को देश में ही लाइए या रखिए, ऐसा कहता है वो। तो ये डायरेक्ट कह रहे हैं आजकल। वो जो राजा राम मोहन रॉय थे, अब वो विदेशी सत्ता के समर्थक हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते थे कि विदेशियों को भगा दो भारत से बाहर। उनका नज़रिया थोड़ा अलग था। वो कहते थे कि विदेशी व्यापारियों को भारत में बसाया जाना चाहिए, या विदेशियों को भारत में बसाया जाना क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। अब जिन लोगों ने इतनी सी बात सुनी, विदेशियों व्यापारियों को भारत में बसाया जाना चाहिए, वो इतना सुनते ही क्या करने लग जाते थे, उनका विरोध करने लग जाते। आगे की बात सुनते ही नहीं थे कि भाई आगे क्या कहना चाह रहे हैं, सेंटेंस तो कंप्लीट होने दो, कंप्लीट पूरा होने दो सेंटेंस को। तो आगे कहते थे कि जो व्यापारी हैं विदेश के, जो विदेशी व्यापारी भारत में पूंजी कमाकर उसे ब्रिटिश सरकार के पास ले जाते हैं या ब्रिटिश या इंग्लैंड में उसको निवेश करते हैं, उनको ऐसा कह रहे थे कि आप यहाँ पर आइए, बेशक आपका स्वागत है, पैसा कमाइए, लेकिन आप उस पैसे को वहाँ ले जाने के बजाय भारत में ही निवेश कीजिए। ये आइडिया अपने आप में उस समय यूनिक है, अलग आइडिया है, डिफरेंट। राष्ट्रवादियों को तो विचार समझ में आया, लेकिन वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उनको लगता था कि ये व्यक्ति ब्रिटिश व्यापारियों का समर्थन कर रहा है, जिससे कि भारतीय व्यापारियों के व्यापार को या भारतीय कृषकों के, व्यापारियों के, मजदूरों के और आम जनता के हितों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जबकि राजा राम मोहन राय का उद्देश्य ये नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो निवेश बाहर के राष्ट्रों में हो रहा है वो निवेश भारत में हो। आज एफडीआई के माध्यम से ये तो हो रहा है यार। एफडीआई जब हो रही है तो उसमें एफडीआई के मायने क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ऐसा ही विचार दिया राजा राम मोहन रॉय ने भी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में अत्यधिक निवेश करें, यहाँ रहें, यहाँ के कार्यों में पार्टिसिपेट करें, उद्योग धंधों में पैसा लगाएं, प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उसको फिर वापस यहाँ निवेशित करें, जिससे कि भारतीयों को रोजगार की प्राप्ति हो। ऐसे कुछ विचार वो रखते थे। लेकिन जो व्यक्ति कट्टर राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। या उनके इस विचार का मतलब क्या होता है। आगे चलें, देखें विदेशी निवेश का समर्थन। विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश का समर्थन करते थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आगे चलें। तो विदेशी निवेश मैंने आपको पहले उनकी मंशा बता दी है, तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय भारत में विदेशी निवेश का
समर्थन किया। रहने व व्यापार करने की जो उनकी पॉलिसी है उसका क्या कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, क्या कर रहे हैं? भारतीयों के साथ मिलकर व्यापार को रहने में व्यापार करने की नीति का समर्थन किया। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से पहले भी समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि आप भारतीयों को जानते ही हैं, जहाँ भी मार्केट डेवलप होता है ना, आपको पता होना चाहिए वहाँ पर और जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वे स्वतः ही उपलब्ध हो जाती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और एक आप अगर किसी एकांत में या किसी जंगल में आप अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए कोई कार्य करेंगे तो आपको अत्यधिक जोर लगाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, जहाँ भी हाईवे है या जहाँ भी अच्छा कच्चा माल अगर उत्पादन भी हो रहा है तो भी वहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छा मार्केट, अच्छी बसावट है, बिजली पानी उपलब्ध है, वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ स्वतः ही प्रारंभ हो जाती हैं। या हम कहें कि जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाती हैं वहाँ पर स्वतः ही ये चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, पहुँच जाती हैं। अब हाईवे पर जितने भी हाईवे हैं उनके आसपास देखिए आप, जयपुर के आसपास जो भी हैं वहाँ पर अच्छे मार्केट या रोड के दोनों तरफ तो कम से कम दुकानें आपको मिल जाएंगी, और वो भी रात के 11-12 बजे तक या 24 घंटे वो खुली रहती है। कारण वहाँ पर आवागमन या वहाँ पर व्यापार करने के लिए लोगों को आवश्यक जो परिस्थितियाँ हैं वे मिल जाती हैं। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए राजा राम मोहन रॉय भी कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें विदेशी व्यापारियों को भारत में बसाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विदेशी व्यापारी आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ आकर फिर आराम करेंगे, वो यहाँ आएंगे तो वो भी व्यापार करना चाहेंगे, उनका भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा। जैसी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आज कर रही हैं, ऐसा ही वे जो व्यापारी थे वे भी इस प्रकार की मानसिकता को लेकर भारत में आएंगे। समर्थन किया, लेकिन भारतीयों के द्वारा इस विचार का विरोध किया गया। उनका मानना था कि इससे भारतीय जो बाजार हैं उनकी स्थिति खराब होगी। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी निवेश को एकदम से मान्यता प्रदान नहीं की गई। आज भी अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो आप ध्यान रखें कि एमएनसी जो हैं या एफडीआई जो है, आज इसी व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं, एफडीआई या एमएनसीज के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि अब ये विचार उस समय यूनिक है, क्योंकि हम योगदान जब पढ़ेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये विचार जो है इसका पूर्णतः पालन करेंगे। एफडीआई के माध्यम से भी क्या हो रहा है, आज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज की शुरुआत हो गई है और उनके माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। तो उस समय क्या आपको लगता है कि इससे भारतीयों के हितों पर पूर्णतः नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा है? उपभोक्ताओं को तो हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो रही है इस विचार के मानने से। इसलिए राजा राम मोहन राय ने ये विचार दिया था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति, अब देखें इसमें आगे, राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि
कि भारत से अर्जित आय को भारत में निवेश किया जाना चाहिए। भारत में अर्जित आय को भारत में निवेश किया जाना चाहिए। इससे भारतीयों के व्यापारिक हितों में वृद्धि होगी। यानी उनके लिए रोजगार की जो समस्या है उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और भारत की पूंजी को भी भारत से बाहर और भारत की जो पूंजी है वह भारत में ही काम आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मैं भी इस बात का समर्थन कर सकता हूँ। अब रोजगार तो ऐसा है कि उस पर कुछ पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं कि इतने भारतीयों को कम से कम आपको नौकरी देनी पड़ेगी, या इतने भारतीयों को आपको अपनी कंपनी में रखना होगा, या इतना % कच्चा माल आपको भारत से ही खरीदना होगा। ऐसा कुछ भी हम विचार उसमें रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो रखा भी जाना चाहिए, भारतीयों के हितों का भी समर्थन किया जाना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि भारतीयों के भारत में बसने की बात का क्या किया गया, विरोध किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी कच्चा माल होगा, जैसे अभी अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी बहुत अच्छी बात है, अभी देखो अभी कौन सा बिल पास हुआ है, कृषि बिल पास हुआ है अभी कृषि अधिनियम या कृषक अधिनियम जो अभी पारित हुआ है कल परसों में ही, ठीक है। उसको लेकर भी लोगों में भय पैदा किया जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं या जो बड़ी जो कंपनियां हैं वो किसानों से मुंह मांगे दाम पर खरीद लेंगी और बाद में वह उसी प्रोडक्ट को बड़े महंगे दामों में बेचने का प्रयास करेंगी। यानी गवर्नमेंट तो करे कि हमने जो बिचौलिए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया है, और जो बीच में आप डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करेंगी, या जो भी कंपनी जिसको भी आवश्यकता है कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों की, वह डायरेक्ट किससे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि किसानों को जो बिचौलिए बीच में कमीशन खा जाते थे, वह कमीशन सीधा किसानों को राशि के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हो। और जो इसका विरोध करें वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे जो किसानों की जो मंडी है या जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, उनमें जितने लोगों को रोज़गार प्राप्त था, एक तो वो बेरोज़गार हो जाएंगे। दूसरी बात है कि सरकार डायरेक्ट इन किसानों को उन कंपनियों का गुलाम बना रही है या उन पर निर्भर कर रही है। वे मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े स्तर पर हैं, बड़े व्यापक स्तर पर जिनका जमाव है, प्रसार है, विस्तार है, वे इन किसानों का शोषण कर सकेंगे भुगतान के आधार पर, कीमत निर्धारण के आधार पर, भंडारण के आधार पर या अन्य किसी प्रकार से इन किसानों का क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। तो वही विचारधाराएं आज भी हमारे यहाँ दोनों वर्गों की विचारधाराएं काम करती हैं। यानी कि हम जो कह रहे हैं कि आप जिस विचारधारा को भी मानते हैं उस विचारधारा में ज़रूरी नहीं है कि कोई कमी नहीं हो, लेकिन प्रचार किसका किया जा रहा है कि ये जो कृषि बिल आया है, एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए, जो फार्मरों के लिए जो बिल आया है, ठीक है, ये जो एक्ट है यह उनको बिल्कुल पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों पर या बड़ी कंपनियों पर क्या कर देगा, निर्भर कर देगा। और फिर वह भारत में उन जैसी वस्तु चाहेंगे उस वस्तु का उत्पादन करेंगे। अभी तो ये हमारा क्षेत्र क्या डिवाइडेड है, राजस्थान में क्या उत्पादन हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इस तरह का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। व्यापारियों या मांग के आधार पर निश्चय किया जाता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि किसी फसल का बहुत ज़्यादा दाम चला जाता है तो किसान अगले साल, उनको क्या पता, वो तो अगले साल फिर उसको बोने की कोशिश में लग जाते हैं, तो अगली बार उत्पादन इतना हो जाता है कि उसकी कीमतें क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। तो अब जो है किसानों को कृषि नीति के अलावा और कृषि नीतियों के अलावा आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल होने का अवसर मिल रहा है। वो मोल भाव डायरेक्ट किससे करेंगे, उस उस निर्माणकर्ता या उस वस्तु के कीमती उत्पाद बनाने वाली कंपनी से सीधा संपर्क करने वाली।
ठीक है। तो शायद हो सकता है आने वाले भविष्य में पता लगेगा, वो आगे आने वाले समय में पता लगेगा वो तो, कि ये जो कृषि नीति जो आई है नई, वह कृषि नीति व्यापारियों के लिए लाभदायक थी, है, या किसानों के लिए वास्तव में लाभदायक है या नुकसानदायक है। आगे चलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। उनको तब लगता था कि जो विदेशी व्यापारी हैं, अगर उनको भारत में बसा दिया जाएगा तो भारत में जो वस्तुएं हैं या जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा उन विदेशी व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा डर हो गया उनको। विदेशी व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि राजा राम मोहन राय इन विदेशी या ब्रिटिश सरकार को क्या मानते थे? बड़ी न्यायवादी सरकार है, न्याय करेगी बराबर, ठीक है ना। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए वो उनका भारत में रहने का समर्थन करते थे। भारतीयों की दशा और भी खराब हो जाएगी। अब वो समर्थन करते हैं तो क्या कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना तो ये था उनका मानना था कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति या ऐसा लिख दें हम, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक तरक्की हुई। आर्थिक विकास हुआ किसके आधार पर? तकनीक के आधार पर। तो ये व्यापारी भी भारत के औद्योगिक विकास में योगदान देंगे। औद्योगिक विकास में योगदान देंगे, ऐसी उनकी मान्यता। योगदान देंगे ऐसा मानकर उन्होंने क्या कहा कि नहीं साहब,
इन विदेशी व्यापारियों को भारत में बसाया जाना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया इसके फायदे क्या होंगे। एक तो भारत की पूंजी भारत में रह जाएगी, भारत का औद्योगिक विकास होगा तो भारत में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, और उसके अलावा भारत के उत्पादन क्षमता में भी क्या होगा, वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो फिर अच्छा काम होगा। भारत एक बार फिर आर्थिक मामलों में क्या हो जाएगा, सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करेगा। आगे एक लाइन और लिख लें, जिससे कि व्यापारियों, श्रमिकों व उपभोक्ताओं का कल्याण होगा। उपभोक्ता को वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी खूब सारी, श्रमिकों को अच्छा वेतन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, औद्योगिक डेवलपमेंट होगा, तो व्यापारियों को भी तकनीकी आधार पर वस्तुओं के उत्पादन से लेकर निर्माण से लेकर वितरण से लेकर सभी प्रकार के कार्यों में क्या मिलने वाली थी, सहायता मिलने वाली थी। इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने समझाया कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन के माध्यम से विदेशी व्यापारियों को बसाया जाना किसी भी प्रकार से अहितकर नहीं है, बल्कि यह भारतीयों के आर्थिक विकास में योगदान देने का एक माध्यम है, जिससे कि भारत को एक बार फिर विश्व का गुरु बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके चारों पॉइंट हो गए हैं राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचारों के विषय में। अर्थात राजा राम मोहन रॉय के विचार जो हैं उस समय आर्थिक आधार पर बड़े ही क्रांतिकारी विचार हैं। विदेशी पूंजी का समर्थन करना उस समय में किसी भी प्रकार से भारतीयों के क्रोध का कारण बन सकता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इस बात की परवाह नहीं करते हुए अपने आर्थिक विचारों को स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया। आप देखिए खुद, और ये जो है टाटा ने भारत में पहली वायु सेवा का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं विदेशी तकनीक या विदेशी सहायता से ही प्रारंभ हो पाई थी। अगर आप विदेशी सहायता नहीं लेंगे, अकेले दम पर आप करना चाहते तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था। आज भी हमारे यहाँ ONGC या जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो सहयोग करती है। रेल भी थी विदेशी कंपनियों, तेल का खनन विदेशी कंपनियों की सहायता, विदेशी व्यक्तियों का योगदान था, या स्टील के उत्पादन के लिए जो स्टील की जो फैक्ट्रियाँ लगी उनमें भी भारतीयों के द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त। जरूरी अंग्रेजी ही हो, हम यहाँ पर अंग्रेजी की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी विदेशी सहायता विदेशी तकनीक भारतीयों को प्राप्त हो सकती थी उनकी बात कर रहे हैं। उसके कारण ही भारत में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। ये डर था, डर ध्यान रखिए, भारतीयों को क्या डर था, विरोध क्यों करते थे, वो विरोध का कारण यही था। विदेशी व्यापारियों को क्या मिलने वाली थी, प्राथमिकता, और व्यापारियों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा और उनकी दशा और भी खराब हो जाएगी। ऐसा डर है सामान्य व्यक्ति को। लेकिन राजा राम मोहन राय का मानना था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, जिसके परिणाम के कारण इंग्लैंड का और यूरोप का आर्थिक विकास हुआ, और उस विकास में भारत में जो विदेशी आएंगे तो वो भारत के औद्योगिक विकास में योगदान देंगे और उसके फलस्वरूप व्यापारियों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं का कल्याण होगा। ये बात कहना कि विदेशियों को भारत में बसाया जाना चाहिए, ये विचार उस समय के हिसाब से बड़ा ही क्रांतिकारी विचार था, जिसके फलस्वरूप इनकी आलोचनाएं भी हुई। आलोचना भी हुई जो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
जबकि मैंने पहले कहा कि ये एक उदारवादी व्यक्ति हैं, तो ये दोनों विचारधाराओं में समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे और उसे भली प्रकार से भारतीय परिस्थितियों में ढालने की कोशिश की थी इन्होंने, और उस परिस्थिति में ढालने के लिए ये विचार अपने आप में अच्छा है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में प्रचलन में नहीं आ सकता था वो, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी, तो अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की धारणा अच्छी नहीं थी। इस कारण उन्होंने इस प्रकार के विचारों का विरोध किया। ठीक है, ये पूरे हो गए विचार, आर्थिक विचार। अब हम राजा राम मोहन रॉय का मूल्यांकन करेंगे, और मैंने आपको पहले कहा कि एक न एक प्रश्न अवश्य आएगा जिसमें आपसे सामने वाले व्यक्ति के मूल्यांकन के बारे में बात की जाएगी कि वह व्यक्ति कैसा था। हालांकि आपको सबको पता है कि अगर आप एक एक विषय को भी लेकर लेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या अन्य किसी विचार को लेंगे, तो आप इनके योगदान का आकलन कर पाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम देखें कि हम राजा राम मोहन रॉय को अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखते तो उस बात को भी अटैच करते हुए हम चले। ठीक है, अब हम चर्चा करने वाले हैं इनके योगदान की या इनके विचारों का जो महत्व है उसकी।